मैं छोटा था। एक बार मैं और मेरे दादा बैलगाड़ी से श्मशान स्लैश मृतक गृह में सामान पहुंचाकर लौट रहे थे। लौटे वक्त रास्ते में हमें एक लंगड़ा आदमी मिला। उसकी आंखें भयानक सफेद थीं, बिल्कुल मुर्दा घर की लाश जैसी। वह बड़ी दयनीय आवाज में बोला, चाचा मेरे पैर ठीक नहीं है, मुझे श्मशान तक छोड़ दो। दादा ने कहा, बेटा हम अभी अभी श्मशान से लौट रहे हैं, हमारा रास्ता उधर नहीं है। लेकिन वह लंगड़ा आदमी दादा को घूरता रहा और वही बात दोहराने लगा, चाचा मेरे पैर ठीक नहीं है, मुझे श्मशान तक छोड़ दो। दादा की भौहें सिकुड़ गईं। इतनी रात को तुम श्मशान क्या करने जा रहे हो? उस आदमी ने बैलगाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ टिकी थीं। फिर वह बोला, चाचा मुझे वापस शमशान छोड़ दो। अब साफ लग रहा था कि वह आदमी कुछ अजीब है। दादा जोर से बोले, अगर श्मशान जाना है तो पहले पीछे हटो। वह आदमी चुप रहा। उसकी नजरें बेहद डरावनी थीं। दादा बोले, अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो पहले गाड़ी पर चढ़ो, यूं एक ही जगह खड़े मत रहो। जैसे उसे बात समझ आ गई हो, उसने धीरे धीरे गाड़ी से अपना हाथ हटा लिया। जैसे ही उसका हाथ छूटा, दादा ने तुरंत बैल को जोर से चाबुक मारा। दर्द से बैल पूरी ताकत से भागने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह लंगड़ा आदमी लंगड़ाता हुआ हमारी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसके पूरे शरीर से अजीब भूतिया एहसास आ रहा था। वह इंसान कम, कोई मुर्दा ज्यादा लग रहा था। मैं घबरा कर बोला, दादा वो हमारे पीछे आ रहा है। मेरे माथे पर पसीना आ गया। दादा धीमी आवाज में बोले, चुप रहो, जल्दी भागना होगा, उसे पीछे छोड़ना है। रात का पहाड़ी रास्ता बहुत सुनसान था। चांदनी में मैं उसके चेहरे के डरावने निशान तक साफ देख पा रहा था। इसका मतलब वह हमारे बहुत करीब था। लेकिन हैरानी की बात थी, गाड़ी इतनी तेज भाग रही थी, फिर भी वह दो पैरों से हमारे बराबर पहुंच रहा था। मैं डर कर बोला, दादा वो और करीब आता जा रहा है। दादा का चेहरा उतर गया। वे जान बचाने की तरह लगातार चाबुक मार रहे थे। मजबूती से पकड़ कर बैठो। मैंने गाड़ी को कसकर पकड़ लिया और फिर पीछे देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। वह लंगड़ा आदमी गायब हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बैल की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने राहत की सांस ली। दादा वो गायब हो गया। हमने उसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन मेरी बात पूरी होते ही दादा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, जैसे उन्होंने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। मैं घबरा कर बोला, दादा क्या हुआ? दादा ने गंभीर आवाज में कहा, जब हम पहाड़ी मोड़ पार करेंगे, चाहे तुम्हें कुछ भी दिखाई दे या सुनाई दे, बिल्कुल आवाज मत निकालना, याद रखना। मुझे समझ नहीं आया कि दादा अचानक इतने डरे हुए क्यों हैं, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। ये रास्ता हम अक्सर तय करते थे, लेकिन उस रात न जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के अंदर कोई हमें घूर रहा हो। अचानक दूर झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई, जैसे कोई चीज जंगल के अंदर चल रही हो। दादा ने तुरंत बैलगाड़ी रोक दी और दूर घूरने लगे। डर के मारे मेरी सांसें तक अटक गई थी। दादा बोले, अगर मैं कहूँ भागो तो पूरी ताकत से भागना, समझे? मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ। तभी दूर से घोड़ों का एक जत्था दिखाई दिया। उनमें 4-5 जवान आदमी थे। उन्हें देखकर दादा ने राहत की सांस ली। उनमें से एक आदमी बोला, भाई एक मदद चाहिए, हमें गांव तक छोड़ दो। दादा ने उस आदमी को पहचान लिया। उसका नाम झांग क्यांग था। वह मुर्दा घर में खाना बनाता था। वह बोला, इतनी रात को अभी तक बाहर क्या कर रहे हो? दादा ने जवाब दिया, अभी सामान देकर लौट रहे हैं, रास्ते में देर हो गई। झांग क्यांग बोला, कुछ दिनों से रात में बाहर मत निकला करो, हालात ठीक नहीं है। दादा ने पूछा, क्या हुआ? झांग क्यांग ने भारी आवाज में कहा, मुर्दा घर से एक मर्द की लाश गायब हो गई है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही दादा का चेहरा बदल गया। उन्होंने पूछा, उसकी उम्र कितनी थी, शक्ल कैसी थी? झांग क्यांग ने सिर हिलाया, ठीक से नहीं पता, बस इतना पता है कि वो एक आदमी की लाश थी। उसे दाह संस्कार के लिए लाइन में रखा गया था, लेकिन उसी दौरान गायब हो गई। सीसीटीवी देखा गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी वक्त बिजली चली गई थी। मृतक के घर वाले लगातार हंगामा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुर्दा घर वालों ने लाश बेच दी है। झांग क्यांग की आंखों के नीचे काले घेरे थे। साफ दिख रहा था कि वह कई दिनों से सोया नहीं था। उसने कहा, रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग आज मेरे घर रुक जाओ। लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और बोला, पहले तुम्हें गांव छोड़ दें, उसके बाद हमें वापस जाकर उस लाश को ढूंढना है। मेरे दादाजी के माथे पर पसीना चमक रहा था। उन्होंने कहा, अभी जब मैं लौट रहा था, रास्ते में एक लंगड़ा आदमी मिला। वह बार बार मुझसे कह रहा था कि उसे श्मशान गृह तक छोड़ दूं। वह बहुत अजीब लग रहा था, इंसान जैसा नहीं। कहीं वही तो वो लाश नहीं जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो? एक आदमी बोला, भाई मैं 5 साल से श्मशान गृह में खाना बना रहा हूँ, आज तक किसी भूत प्रेत जैसी लाश से सामना नहीं हुआ। तुम खुद को मत डराओ, मेरा अंदाजा है कि वो लाश शायद जंगली भेड़िए उठा ले गए होंगे। दादाजी चुपचाप गंभीर चेहरा बनाए रहे। जब झांग छांग मुझे और दादाजी को गांव छोड़ने लगा तो मैंने कृतज्ञ होकर कहा, आप लोगों का धन्यवाद, अब अंधेरा हो गया है, बाहर सुरक्षित नहीं है, आप लोग आज रात हमारे घर रुक जाइए, सुबह उजाला होने पर तलाश करना। लेकिन झांग छांग ने मना कर दिया, नहीं, ऊपर से जल्दी दबाव है, हमें नानशी को ढूंढना ही होगा। चाचा आप जल्दी घर जाइए, हम चलते हैं। ये कहकर वह अपने साथियों को लेकर चला गया। दादाजी ने भौहें सिकोड़ ली और जल्दी जल्दी मुझे घर ले आए। घर पहुंचते ही दादी ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? दादाजी बोले, पूछो मत, लौटते वक्त एक पागल आदमी मिल गया था, बार बार कह रहा था कि उसे श्मशान गृह छोड़ दूं। अच्छा हुआ झांग छांग और उसके लोग मिल गए, तभी मैं और छोटा शुइन्यू सुरक्षित गांव लौट आए। दादी ने चेतावनी दी, रात में चलते वक्त सावधान रहा करो, कहीं कोई अशुभ चीज न मिल जाए। आगे से श्मशान गृह में सब्जी देने जल्दी जाया करो और जल्दी लौट आया करो, रात में मत भटका करो। मैंने भी सिर हिलाया। सच में रात के सुनसान रास्तों पर चलते चलते कभी कभी भूत जैसी चीजें भी मिल सकती हैं। दादी ने दादाजी को घूर कर डांटा, रात में ऐसी भूत प्रेत की बातें मत किया करो। मैं भी डर के मारे सहमा हुआ था। मैंने कहा, आज झांग
झांग छ्यांग बता रहा था कि श्मशान गृह से एक पुरुष की लाश गायब हो गई है। वे लोग उसी को ढूंढ रहे थे। दादी बोली, आजकल लाशें भी महंगे दामों में बिकती हैं। चोरी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो अब बहुत देर हो गई है, सो जाओ। मैं चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। अगली सुबह दादी सब्जियां गाड़ी पर रख रही थी। उन्होंने कहा, आज जल्दी निकल जाना। दादाजी ने जवाब दिया, ठीक है। इतने में आंगन में 2 पुलिस वाले आ गए। उनमें से एक उम्र दराज पुलिस वाला हमारे गांव का ही था। उसका नाम झाओ डोंग था। दूसरा जवान पुलिस वाला हमारे लिए अनजान था। दादाजी ने पूछा, अरे डोंगजी, तुम यहाँ? झाओ डोंग बोला, मैं गांव में कुछ पूछताछ करने आया हूँ। कल रात श्मशान गृह से 4 आदमी गायब हो गए। देखो, क्या तुमने इन्हें कहीं देखा है? दादाजी ने तस्वीरें देखते ही चेहरे का रंग बदल लिया। उन्होंने कहा, हाँ, कल रात पहाड़ी रास्ते में मिले थे। झाओ डोंग की आंखें फैल गईं। उसने घबरा कर पूछा, फिर वे लोग कहाँ गए? दादाजी बोले, वे मुझे और छोटे शुइन्यू को गांव छोड़कर वापस चले गए थे। कह रहे थे कि पहाड़ पर जाकर लाश ढूंढेंगे। श्मशान गृह से एक पुरुष की लाश गायब हुई थी और वहाँ काफी हंगामा मचा हुआ था। झाओ डोंग ने भौहें सिकोड़ ली। उसने फिर पूछा, इसके अलावा उन्होंने और कुछ कहा था? नहीं। हाल में तुम्हें कोई संदिग्ध आदमी दिखा? दादाजी बोले, कल रात जब मैं सब्जियां देकर लौट रहा था तब एक पागल जैसा आदमी मिला। वह लगातार कह रहा था कि उसे श्मशान गृह ले चलूं। मैं डर गया और भागता हुआ गांव की ओर आया। झाओ डोंग ने पूछा, तुम्हें उसका चेहरा याद है? हाँ, कद छोटा था, लंगड़ा था और चेहरे पर लंबा निशान था, बिल्कुल कनकजोरा जैसा। इतना सुनते ही पास बैठा जवान पुलिस वाला नोट लिखते लिखते कांप गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर झाओ डोंग ने जेब से एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली और कहा, ध्यान से देखो, क्या कल रात तुमने इसी आदमी को देखा था? दादाजी ने तस्वीर गौर से देखी और तुरंत बोले, हाँ, यही आदमी था। झाओ डोंग लंबे समय तक चुप रहा। दादाजी ने बेचैनी से पूछा, क्या बात है? उस आदमी के साथ कुछ हुआ है क्या? झाओ डोंग बोला, जब तक मामला पूरी तरह साफ नहीं हो जाता तुम लोग बेहतर होगा कि श्मशान गृह सब्जी देने मत जाओ, और अगर जाना भी पड़े तो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना। दादाजी ने कहा, डोंग जी, तुम हमारे गांव के ही हो, सच सच बताओ, आखिर मामला क्या है? झाओ डोंग ने गंभीर आवाज में कहा, जांच पूरी होने से पहले मैं कुछ नहीं बता सकता। अब हमें और घरों में पूछताछ करनी है। अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो तुरंत बताना। ठीक है। इसके बाद झाओ डोंग और वह जवान पुलिस वाला वहां से चले गए। दादी घबरा कर बोली, अगर पुलिस तक पहुंच गई बात तो जरूर कोई मर चुका है। मैंने भी चिंता से कहा, कहीं झांग छ्यांग और उसके साथियों के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? लेकिन 4 जवान आदमी अचानक कैसे गायब हो सके हैं? दादी ने धीमी आवाज में कहा, कौन जाने, जब से पीछे वाली पहाड़ी पर श्मशान गृह बना है तब से कभी शांति नहीं रही। मैंने पहले ही उन्हें समझाया था कि पीछे की पहाड़ी कभी कब्रिस्तान हुआ करती थी, लेकिन वो माने ही नहीं। जिद करके वहीं श्मशान गृह बनवा दिया। अब भुगतो, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अजीब घटना हो जाती है। तभी चेन शेन हांफता हुआ भीतर भागता आया। वह घबराई आवाज में बोला, मुसीबत हो गई, पीछे वाली पहाड़ी पर लोग मर गए। दादाजी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें फैल गईं। कौन कौन मर गया? पता नहीं, 4 लोग मरे हैं। चलिए जल्दी चलकर देखते हैं। हम सब तुरंत पीछे वाली पहाड़ी की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर देखा कि झाओ डोंग और वह जवान पुलिस वाला भी मौके पर मौजूद थे। पेड़ से 4 लाशें लटक रही थी। मरने वाले और कोई नहीं बल्कि झांग क्यांग और उसके साथी थे। भूतों की बात करने वाला आदमी कुछ पल के लिए जड़ हो गया। झांग क्यांग और उसके साथियों की हालत बेहद डरावनी थी। उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उनकी जीभ लगभग 1 फुट बाहर निकली हुई थी और आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये बिल्कुल भी आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा था। तभी भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, भूत, ये काम जरूर किसी भूत का है। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। हर किसी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। झाओ डोंग ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग बकवास बंद करो, इस दुनिया में भूत वूत कुछ नहीं होते। झाओ डोंग ने ये बात खत्म की, मेरी नजर जंगल की गहराई में हिलती हुई झाड़ियों पर पड़ी। झाड़ियों के बीच मुझे आधा चेहरा दिखाई दिया। वो वही लंगड़ा आदमी था। मैं डर के मारे कांप गया और दादाजी का हाथ पकड़कर धीरे से बोला, दादाजी, मैंने उस लंगड़े आदमी को देखा, वो जंगल में है। दादाजी की भौहें सिकुड़ गईं। वह झाओ डोंग के पास गए और धीमी आवाज में बोले, डोंग, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहीं आसपास है। कहाँ? दादाजी ने जंगल की ओर इशारा किया। झाओ डोंग ने उस दिशा में देखा और पास खड़े जवान पुलिस वाले को आंखों से इशारा किया। दोनों धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ने लगे, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे वहां कोई नहीं था। मैं उलझन में पड़ गया। मैंने तो उसे साफ देखा था, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गया? तभी भीड़ में से एक औरत निकलकर सामने आई। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि दुख और थकान ने उसे तोड़ दिया है। वह रोते हुए बोली, पुलिस वाले साहब, मेरी बेटी की लाश ढूंढ दीजिए। वो अभी सिर्फ 18-19 साल की थी। उसकी लाश आखिर गायब कैसे हो गई? झाओ डोंग ने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की लाश हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। औरत फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस वाले साहब, क्या मेरे पति की लाश मिली? झाओ डोंग ने कहा, मिसेस चेन, हम अभी भी आपके पति को ढूंढ रहे हैं। बहुत संभावना है कि वो अभी जिंदा हों। लेकिन औरत सिर हिलाकर रोती रही। जब से मेरी बेटी की लाश गायब हुई है, मेरे आदमी की जैसे अक्ल ही चली गई। वो बार बार आत्महत्या की बातें करता था। मैंने उसे कई बार ऐसा करते देखा। इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई। शायद अब वो मर चुका है। झाओ डोंग ने पास खड़े जवान पुलिस वाले से कहा, शाओ लियू, पहले मिसेस चेन को आराम करने ले जाओ, फिर थाने फोन करके कुछ और लोगों को यहाँ बुलाओ। जवान पुलिस वाले ने सिर हिलाया और उसे लेकर चला गया। दादाजी बोले, बुढ़िया, मैं अब तमाशा नहीं देखूंगा। मुझे श्मशान गृह में सब्जियां पहुंचानी है। जिंदगी तो चलानी ही पड़ेगी। छोटे पानी वाले भैंसे को भी साथ ले जाना, रास्ते में तुम्हारी मदद करेगा। उसे मत ले जाओ, मुझे डर है कहीं वो सुरक्षित न
न रहे। मैं तुरंत बोला, दादाजी मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही थी। दादाजी मुझे साथ लेकर गधे वाली गाड़ी से श्मशान गृह की ओर निकल पड़े। दोपहर तक हम वहां पहुंच गए। इस बार सब्जियां लेने कोई नया आदमी आया था। दादाजी ने उससे पूछा, बेटा सुना है श्मशान गृह से कोई मर्द की लाश गायब हो गई थी? वह आदमी कुछ पल के लिए चौंक गया। क्या मर्द की लाश? नहीं, गायब तो औरत की लाश हुई थी। मैं भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। वह अविश्वास से बोला, लेकिन मैंने तो सुना था कि मर्द की लाश गायब हुई है। नहीं, लड़की की लाश थी, कोई 18-19 साल की लड़की। शायद किसी ने उसे चुरा लिया। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली। दादाजी ने पूछा, बेटा क्या श्मशान गृह में लाशों का गायब होना आम बात है? मैं भी अभी नया आया हूँ, यहाँ की बातें मुझे ज्यादा नहीं पता। इतना कहते कहते मेरी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। मैंने पूछा, भैया ये कौन है? इसकी तस्वीर यहाँ क्यों टंगी है? तस्वीर में वही लंगड़ा आदमी था जिसे हमने पिछली रात देखा था। वह आदमी बोला, इसका नाम लियू फू है, जिसकी बेटी की लाश गायब हुई थी। वह लगातार श्मशान गृह में आकर हंगामा करता रहता था। वहाँ के प्रबंधकों ने उसे नीचा दिखाने और चिढ़ाने के लिए उसकी तस्वीर दीवार पर टांग दी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह पिछले 3 दिनों से हंगामा करने नहीं आया था। कहीं झांग क्यांग और उसके लोगों ने उसे मार तो नहीं डाला? होशेंग, ये कैसी बात कर रहे हो? सब्जी लेने वाले आदमी की आंखें हल्की सी हिली, मगर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने सिगरेट ली, एक कश लगाया और धीरे से बोला, लियू फू हमेशा झगड़ा करता था, इसलिए प्रबंधकों ने उसे सबक सिखाने का सोचा। उन्होंने झांग श्यांग और बाकी लोगों से उसे पिटवाया। सबसे बुरी बार तो उन्होंने उसकी टांग तक तोड़ दी थी। फिर वह मेरे कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला, लियू फू की बेटी बहुत खूबसूरत थी। स्वभाव थोड़ा रूखा था, मगर चेहरे मोहरे से बेहद सुंदर थी। सच कहूँ तो आसपास के गांवों में बहुत लोग उस पर नजर रखते थे। वो तो पुरानी बातें थीं, लेकिन आज भी ऐसे काम करने वालों की कमी नहीं है। मैंने भी गहरी सांस ली। लियू फू भी बड़ा बेचारापन झेल रहा है। और क्या, जवान बेटी अचानक मर गई। ऊपर से जब उसकी लाश श्मशान गृह लाई गई तो वो भी गायब हो गई। ये बात किसी के साथ हो जाए तो वो कैसे सह पाएगा? इतना कहकर वह आदमी चुप हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा। लगता है बारिश होने वाली है। बेटा मैं अब चलता हूँ। ये कहकर मेरे दादा मुझे साथ लेकर चल पड़े। पहाड़ी रास्ता बहुत सुनसान था। मैंने डर के मारे दादा के कपड़े कसकर पकड़ रखे थे, मानो किसी भी पल कोई डरावनी चीज सामने आ जाएगी। दादा गड्ढे की गाड़ी धीरे धीरे हाँकते हुए रास्ते पर बढ़ रहे थे। अचानक रास्ते के बीचों बीच एक काली परछाई दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे दादा को पहले से ही इसका अंदाजा था। उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं और सीधे आगे बढ़ते रहे। जब हम उस साए के करीब पहुंचे तब मैंने उसका चेहरा साफ देखा। वो वही लंगड़ा आदमी लियू फू था। वह लगातार दादा को घूरे जा रहा था। चाचा मेरी टांग ठीक नहीं है, मुझे श्मशान गृह तक छोड़ दो। दादा ने गहरी सांस ली। लियू फू, हमारा आपस में कोई बैर नहीं है। कल भी मेरा तुमसे टकराना सिर्फ संयोग था। मैं जानता हूँ तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुम अपनी बेटी की लाश ढूंढना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन काम पूरा होने के बाद तुम मेरे परिवार का पीछा छोड़ दोगे। लियू फू के होंठ हल्के से हिले। उसके गले से भारी और डरावनी आवाज निकली, जो कहा है वो निभाना पड़ेगा। दादा ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी की लाश जरूर ढूंढूंगा। अगर नहीं ढूंढ पाया तो तुम मेरी जान ले लेना। इतना सुनते ही लियू फू का शरीर अजीब तरीके से कांपने लगा। उसके चलने का ढंग बेहद विचित्र था। वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में चला गया। दादा के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने गधे की गाड़ी तेजी से गांव की तरफ दौड़ा दी। जैसे ही हम गांव पहुंचे दादा जोर से चिल्लाए, सब लोग बाहर निकलो, बड़ी मुसीबत हो गई है। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।